तो अभी केटीजी को पूरा रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो नॉट प्लेस ब्लूटूथ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ होता है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लिख के, और मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब तो कांस्टेंट ही होगा, गैस गिवन होंगे, नंबर गिवन नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये तो कांस्टेंट ही होता है, और हमारे पास 1/v हो जाएगा, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ तो हमें मालूम ही है। लैंप हर्ट जो होता है हमारे पास, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियली बिहेव करता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस ही 273 केल्विन होता है, जिसको 273.15 बोल सकते हैं। प्रेशर 1 ATM लेते हैं इसके अंदर, ये वाली चीज़ छोड़ सकते हो, नहीं करना है उसको। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन ज़्यादा कौन कम है, तो एक खुद से कांस्टेंट मान लो, टेम्परेचर को कांस्टेंट खुद से मान लो, फिर देख पाओगे कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी भी, यानी जहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा यानी P2 कम होगा देन P1, या और या तो स्लोप मेथड से भी निकाल सकते हो, dV/dt करके। इसी के अंदर V और T है ना, तो V और T को एक साइड कर लोगे तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं स्लोप, और देख लेंगे स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्लोप जिसका ज़्यादा है उसमें प्रेशर कम होगा, वैसे भी करके देख सकते थे इस चीज़ को। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं। सबसे पहले देख लो PV इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी के अंदर प्रेशर ऑफ गैस लेते हैं, और जो गैस का प्रेशर लेते हैं उसी का नंबर ऑफ मोल लेते हैं यहाँ पे। ये आगे तुमको और अच्छे समझ में आएगा, आगे मैं बताऊंगा। तो और इसमें समझना कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेशर ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेंगे। गैस का कुछ अपना खुद का तो वॉल्यूम होता नहीं है। अगर मान लो गैस एक रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कंटेनर में, और पिस्टन यहाँ पे बंद था और इधर वैक्यूम था, तो यहाँ से हमने कहीं से पिस्टन अगर हटा दिया तो इधर जो होगा ये एक्सपेंड करेगा, तो जितना रहेगा वो वैक्यूम, जितना जगह रहेगा उतना वो कर लेगा, उससे खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही लेते हैं। और प्रेशर ऑफ गैस लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जिसका प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका प्रेशर लिया हुआ नंबर ऑफ मोल लेते हैं। और ये चीज़ तो तुमको मालूम ही है कि मोलर मास जो होता है, एक का मास इंटू एन पार्टिकल का मास मोलर मास होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है R/N होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है, कोई खास बात नहीं है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी तुमको मालूम है 6.0222/23। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या था कि इक्वल नंबर, अगर सेम वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर, और इट्स सेम टेम्परेचर इन प्रेशर। ऑफ कोर्स मान लेते हैं एसटीपी के अंदर हम टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे। तुमको मालूम भी होता है कि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है। तो अब चाहे वो मतलब 22.4 लीटर हो या तो 10 ml दोनों के अंदर सेम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, है ना। तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मालूम है। एक मोल एचटीपी जो होता है इतना वॉल्यूम घेरता है, 22.4 लीटर। लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल जो होता है हमारे पास गिवन पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर होता है, इसी को बोल सकते हैं मास बाई मोलर मास। से मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इधर। एन से कैपिटल एन से नंबर ऑफ पार्टिकल, Na एवोगाड्रो नंबर। और मास को ही लिखना चाहे अगर हम, तुम बात बताओगे खुद मेरे को कि अगर मेरे को मास को ही लिखना है तो मैं मास को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या कि मास इज इक्वल टू, गिवन मास इज इक्वल टू एक पार्टिकल का मास इंटू जितने पार्टिकल है। और मास अगर एक मोल का बोल दे, एक मोल या मोलर मास अगर हम बोल दे, मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, तो एक पार्टिकल का मास इंटू Na पार्टिकल्स है, इसके मास को ही मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मोलर मास से Na इंटू एम रिप्लेस कर देंगे, और मास से एक पार्टिकल का मास इंटू एन पार्टिकल mm कट जाएगा, तो n/n वही चीज़ तो बता रहे थे, कोई खास बात नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी जो होता है हमारे पास PM/RT होता है, प्रधानमंत्री बाई राष्ट्रपति। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो R को बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास पे स्मॉल m से करना पड़ेगा। और ये आगे देखोगे हमेशा चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी R को K से रिप्लेस करोगे तो मोलर मास को मास ऑफ वन मोलिक्यूल से रिप्लेस कर देंगे। ये छोटा यूनिट है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। R बड़े में हम बात करते हैं, जैसे देखोगे हम बात करते हैं ना कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ½ kBT। F डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये हो जाता है। तो अगर हम इसी को मोल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कि इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तो F/2 तो 2 रहेगा ही, KB को हम R कर लेते हैं इंटू T। तो यहाँ पे हम मास का नहीं देख रहे हैं, बट अगर देखोगे VRMS होता है, जो होता है हमारे पास √3RT बाई कैपिटल स्मॉल m। R है तो कैपिटल M, यहाँ पे मोलर मास होता है। और यही अगर देखेंगे 3kT बाई स्मॉल m हो जाता है। इसी को अगर हम R को स्मॉल के कर R को अगर हम के कर रहे हैं, आर को अगर हम के कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, तो मोलर मास को मास ऑफ वन मोलिक्यूल भी हमें करना पड़ेगा। छोटा यूनिट है, उससे बड़ा बगल वाला होता है। आगे देखेंगे हम इस चीज़ को। PV इक्वल टू एनआरटी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन का और भी अलग फॉर्म होता है, अगर इसको ही लिखना चाहें तो PM इज इक्वल टू ρRT बोल सकते थे क्या।
और अगर हम इसको ही लिखना चाहें तो मतलब नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, और आर को हम लिखना चाहते हैं अगर तो के बी इंटू एन ए कर सकते हैं, तो के बी इंटू एन एन कट जाएगा हमारे पास, तो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी हो जाता है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू ये भी एक बोल सकते हैं हम, इसी का फॉर्मेट है एन के बी टी, या यूज होता है, याद रखोगे एन के बी टी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, और बाकी सारी चीजें तुमको मालूम है। ग्राफ बिटवीन देखो आर एन पी बनाते हैं, वैसे तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट भी होता है पी आर, अगर लिखेंगे जिसको हम बोल सकते हैं पी वी बाई एन टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी था, आर रख के एन टी नीचे भेज दिया, और पी प्रेशर के साथ ऑफकोर्स एक कांस्टेंट तो रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। बट अगर हम रियल गैस के केस में देखते हैं आर बी एस पी प्रेशर का जो कर्व बनाते हैं, तो ऐसा कुछ बनता है, ये आइडियल के लिए है। और मान लेते हैं ये देखो ये नॉर्मल के लिए है कि पहले डिक्रीज करता है, पहले प्रेशर बढ़ाने में पहले आर डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ जैसे टेम्परेचर T1 पे है, टेम्परेचर T2 पे देखते हैं तो और थोड़ा सा नजदीक आएगा आइडियल गैस पास, तो एज टेम्परेचर इंक्रीज, T3 किया तो और नजदीक आया आइडियल के पास, तो एज टेम्परेचर इंक्रीज रियल गैस अप्रोच टू आइडियल गैस, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रियल गैस जो होता है आइडियल गैस को अप्रोच करता है, ऐसे ही बोल सकते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होने लगता है। और प्रेशर देखो, प्रेशर बहुत कम होना चाहिए आइडियल गैस परफॉर्म करने बनने के लिए ना, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए ताकि उनके बीच में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाए है ना, आइडियली बिहेव करे, तो उसके लिए प्रेशर कम कर दो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, हाई टेम्परेचर कर दो और दूर दूर हो गए, तो ये आइडियल की पहचान है। इस टेम्परेचर इंक्रीजेज रियल गैस अप्रोचेज टू आइडियल गैस, यही चीज़ बताया, रियल गैस जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे आइडियल गैस को अप्रोच करता रहता है। लेम्प हेड से भी हम जानते हैं, लेम्प हेड से भी हम जानते हैं कि आइडियल गैस परफॉर्म कर मतलब लेम्प हेड पे भी रियल गैस आइडियल बन जाता है परफॉर्म, मतलब वैसे बिहेव करती है, ये चीज़ अपने को मालूम थी। अगर हम बात करते हैं देखो भी एवरेज जो होता है हमारे पास, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं हम आपको कि भी एवरेज जो होता है वो इक्वल हो सकता है या ग्रेट ऑलवेज भी आर एम एस इक्वल है ग्रेटर देन आर, मतलब ये होगा इसी के अंदर भी काम आएगा, वी एवरेज इज ऑलवेज, भी एवरेज इज ऑलवेज स्मॉल देन और इक्वल टू वी आर एम एस, ये साइन देखना सामने क्या है ना, या वी आर एम एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एवरेज, ऐसे बोल सकते हो। इसी को अपन बोल सकते हैं कि हमने स्क्वायर का एवरेज लेके और फिर रूट लगाया, स्क्वायर एवरेज लिया मीन और फिर रूट। एक्चुअली हमने क्या किया, डायमेंशन लेके तो बिल्कुल सही है कि हमने क्या किया, स्क्वायर करके तब मीन निकाला, स्क्वायर का एवरेज निकाला, अब स्क्वायर किया तो डायमेंशनली सही करने के लिए हमें क्या करना था, डायमेंशनली सही करने के लिए रूट तो लेना ही था। तो ऐसे करके वैल्यू वीआरएमएस की ज़्यादा हो जाती है देन एवरेज। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है सबका स्पीड जितना दिया हुआ है भाई एन कर लो, और वीआरएमएस निकालने के लिए V1 का स्क्वायर सबका स्क्वायर करके मीन निकालो फिर रूट कर दो। इधर से हम देखते हैं स्क्वायर कर पहले फिर मीन निकाल और फिर रूट लगा दो, यानी और डायमेंशनली भी ये सही है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमने एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो ड्यू टू रैंडम मोशन जीरो हो जाता है। कहीं भी देखोगे अगर कहीं पे भी रैंडम मोशन हो रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो ही आती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है कि किसी भी सैंपल के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एन के ऑर्डर में होते हैं और रेंडमली मूव कर रहे होते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, और साइज उनका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसके कंपेरिजन उनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है, और उनके बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो जीरो होता है। मूव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। साथ में अगर देखोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन की वजह से उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। वो मतलब समझ में आ रहा है ना, इसी को तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल के लिए होता है। आइडियल गैस मतलब ऐसे है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। और कहीं भी देखोगे अगर हमारे पास आइडियल गैस है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसके अंदर टोटल एनर्जी होता है या टोटल इंटरनल एनर्जी, उससे सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी हम निकालना जानते ही हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 मोल की बात करें तो F/2 इंटू RT होता है, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बता दिया तुमको, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बता दिया तुमको, 1 मोल के लिए बता दिया तुमको, और N मोल के लिए निकाल दे तो हम ये कर लेते हैं। और इसी चीज़ को हम CV बोल लेते हैं क्या, हाँ जी इसको CV बोलते हैं। तो NCV TU है, अगर डेल्टा करेंगे तो यहाँ पे भी डेल्टा हम लगा देंगे तो NCV डेल्टा T हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास वो जीरो होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जीरो होते हैं हमेशा। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन जब करेंगे तो ऑफ कोर्स फोर्स लगाएंगे, तो उस टाइम को छोड़ के हमेशा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जीरो होता है। ये मतलब ऑब्वियस सी बात थी। और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनके बीच में मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं रहती है, इन कोलिजन कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग द कोलिजन है भाई, कोई इलास्टिक के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन कहाँ कंजर्व रहती है। तो ये चीज समझोगे, कोलिजन बिटवीन द वॉल
कोलिजन बिटवीन देम इन द वॉल, मतलब उनके आपस में और वॉल के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, सो उनके बीच में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इन कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन तो वैसे भी कंजर्व नहीं रहता, मालूम है। डाल्टन लॉ के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ देखो, मान लो एक ये कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर टी पे है, तो इसके अंदर दो गैसेस रखे हुए हैं जिनका एक का प्रेशर P1 है और N1 मोल है, P2 है प्रेशर इसका, N2 मोल है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर लिखना चाहते हैं तो इसका प्रेशर लेंगे, वॉल्यूम तो सबका कॉमन है, दोनों का कॉमन है, तो P1 भी N1 इसका मोल इंटू RT, टेम्परेचर भी सेम पे है एक सेम कंटेनर के अंदर, इसका P2 इंटू V इसका मोल इंटू RT, और अगर मिक्सचर का निकालना चाहेंगे तो प्रेशर मिक्सचर का जो होगा इंटू भी। और प्रेशर मिक्सचर कैसे निकालते हैं, सर देखो क्वेश्चन आते हैं प्रेशर मिक्सचर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं PV इज इक्वल टू NRT से। मान लेते हैं बोल दिया टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो हम बोलेंगे P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर P मिक्सचर प्लस V। अब जो भी जो होगा कंटेनर का मान लो सेम है, अलग अलग है, तो ये हो गया ना हमारे पास, अगर सेम कांस्टेंट रह गया तो पहले इनिशियली दोनों को जोड़ के पी मिक्सचर का निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखोगे, मालूम है, ठीक आता है। तो पी मिक्सचर ले रहे थे इंटू बी, और टोटल मोल अब N1 N2 है इंटू R2 सॉरी RT इंटू RT या RT। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखो कैसे होता है। एक्चुअली मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है NV और हमारे पास यहाँ पे V के बीच में निकालते हैं, यहाँ हमारे पास इधर V होता है, जो कि यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी हम देख रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी, यहाँ पे NV जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी है, और इसमें स्टैंडर्ड ग्राफ ये है, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि मोलिक्यूल का जीरो वेलोसिटी होगा, नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है, ऑफ कोर्स यार सबसे ज़्यादा आराम से ध्यान रखते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है √3 होता है, ये 8/पाई होता है, और ये √2 हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा RMS होता है। तो देखेंगे हम मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो इतना है, उससे ज़्यादा एवरेज है, और VRMS सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, समझ में भी आता है। ये एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने बनाया, और हमने देखा कि हम इसका जब एरिया निकालते हैं तो NV को बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम इंटू V, तो ये कट जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल एरिया देता है, तो इसका एरिया जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल दे देता है, और एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यार टेम्परेचर बनाने से नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़ी चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर इसका एरिया हो, अलग अलग टेम्परेचर पे जो भी बनाएंगे उसका एरिया सेम होगा। बट टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है, जैसे देखोगे T2 जो है ज़्यादा टेम्परेचर है पे है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ स्ट्रेच होता है, ग्राफ आगे बढ़ता है और नीचे जाता है, आगे बढ़ा और नीचे गया, ठीक समझ में भी आता है। इसके अंदर टेम्परेचर T3 सबसे कम है, देन T1 है, और देन T2 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में हम देख रहे हैं, जैसे मान लो इससे ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ नीचे आया और थोड़ा सा फैला, यानी ग्राफ नीचे आगे गया और नीचे आया, आगे गया और नीचे आया, इसमें ग्राफ आगे एंड नीचे जाएगा, आगे गया और नीचे आएगा, समझ में भी आ रहा है। आगे बात करते हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस होता है, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दो कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही कोलिजन हो रहा है, बहुत सारे कोलिजन हो रहा है, इन नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन देम, एंड यहाँ पे L एवरेज जो होता है वेलोसिटी एवरेज होगा, और T रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। और फिजिक्स के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे समझोगे कि हम ऐसा नहीं है कि यही सिंबल यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए यही यूज कर रहे हैं तो यही पैट करेंगे, ये भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन के अंदर डिग्री फ्रीडम को ऐसे ही थोड़ी बोलेगा, ये भी बोल सकता है। तो ये चीज़ें हम बहुत वेरिएबल है, हम चीज़ों को पकड़ रहे हैं, और मेन चीज़ है ना। तो समझ में आ रहा है हमारे पास ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। दोबारा पूछता हूँ, एवरेज टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन होते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन जो हो रहा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, सही एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दो कोलिजन जो होगा उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो मीन फ्री पाथ जो होता है V एवरेज इन T हो जाता है, और V एवरेज इससे P/Q आया हुआ है, तो टाइम को बस नीचे भेज दो, ये होता है। और ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए कि सर L एवरेज या मीन फ्री पाथ जो होता है, देखो किसी भी चीज़ का मीन निकालना है तो हम ऐसा लिख लेंगे, और एवरेज डिस्टेंस ले रहे तो ऐसे बोल सकते हैं। मीन फ्री पाथ जो होता है वो हमारे पास आता है 1/√2π ND²। ये D डायमीटर है, N नंबर वेलोसिटी है, नंबर डेंसिटी है, सॉरी नंबर डेंसिटी, आई एम सॉरी, नंबर डेंसिटी है। तो D डायमीटर हो गया और N नंबर डेंसिटी हो गया। नंबर डेंसिटी यानी N/V होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अगर डायमीटर दो मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, डायमीटर बड़े बड़े हैं दोनों के दोनों अगर बड़े बड़े हैं तो उनके बीच में मीन फ्री पाथ कम होगा। और अगर डेंसिटी बहुत दाब दिया, डेंस कर दिया, या एक जहाँ कंटेनर में पहले 5 थे अब हमें 50 आ चुके हैं, तो उनके बीच में मीन फ्री पाथ तो कम ही होगा ना। समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। और आगे मैं तुमको बताऊं तो इसी चीज़ के अंदर अगर हम ये चीज़ देखें तो हमारे पास PV इज इक्वल टू NKBT बताया था तुमको। तो इसके अंदर N और V को हम एक साइड कर लेते हैं, N और V को नीचे भेज देंगे और KBT को उधर भेज देंगे, तो P/KBT बचेगा। और यहाँ पे जो हमने निकाला था हमारे पास N, इसी को बोलते हैं N/V, तो यहाँ पे जो हमने N/V निकाला वही चीज़ किया है, PKT और NV। तो इसी N को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें अगर हम चाहें तो हमारे पास P
और KT ऊपर चला जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम देखते हैं मीन फ्री पाथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे दूर दूर जाते हैं, मीन फ्री पाथ बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ाने पे भी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो मीन फ्री पाथ घटता है। समझ में आता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर अगर तुमसे पूछे कि हमारे पास सर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताइए क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है N1F1T1 जहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्लस N2F2T2 बाई N1F1 प्लस N2F2। और ये हमेशा देखोगे डायमेंशनली ऐसे सही होते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। N1F1 F1 F2 मोल मोल कट जाएगा, एफ कट जाएगा, टेम्परेचर लास्टली बच रहा है, हमें टेम्परेचर निकालना है। मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर ये होता है अगर सेम, मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने देखा जिसके अंदर बोल रहा है कि हमारे पास सेम ईयर है, तो सेम ईयर है तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही होगा। और हम देखते हैं अब तो हमारे पास ये N1T1 N2T2 बचा, और हम आगे कैसे बढ़े तो हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो अब हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास P इक्वल टू NRT होता है। तो NRT1 जो है उसको हम बोल सकते हैं P1V1 प्लस P2V2 बाई P1V1 बाई T1 और P2V2 बाई T2। चूंकि यहाँ पे N और R बचा हुआ है, NR तो T नीचे चल जाएगा ना, तो वहां से करके मतलब क्वेश्चन के अंदर कैसे बोला है तो हम निकाल सकते हैं। गामा मिक्सचर का भाई कितने क्वेश्चन आते हैं यार, गामा मिक्सचर कैसे निकालते हो? गामा मिक्सचर जो होता है 1+2 बाई F मिक्सचर। और F मिक्सचर कैसे निकालते हो? तो F मिक्सचर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फिर से N1F1 प्लस N2F2 बाई N1 प्लस N2। डायमेंशनली सही है क्या? तुम मेरे को ये बताओ। सही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है। और इनफेक्ट यही CV मिक्सचर पूछे, CP मिक्सचर पूछे तो निकाल सकते हैं। CV मिक्सचर बोलता है तो N1C1V1 N2CB2 सॉरी N1CB1 और N2CB2 और भाई प्लस N1V1 प्लस क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो N1CB1 प्लस N2CB2 प्लस N1 प्लस N2, ये होता है CV मिक्सचर। और ऐसे ही CP मिक्सचर निकालना चाहते हैं तो N1CP1 प्लस N2CP2 और प्लस बाई N1 प्लस N2। मतलब ये जो मिक्सचर दे रहा है और यहाँ से गामा मिक्सचर निकाला जा रहा है, CV मिक्सचर भाई CP मिक्सचर भी निकाल सकते थे, बिल्कुल सी बात है। मान लो दिया हुआ है कि एक हमारे पास गैस है जिसका CV इतना है, दूसरा है इतना मोल गैस उसका CV इतना है, तो हमारे पास CV मिक्सचर बताओ, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो जब N मोल डायटोमिक गैस ब्रेक होता है तो हमारे पास 2N मोल मोनो एटॉमिक बनता है। समझ में भी आता है कि दो पार्टिकल्स थे टूटेंगे तो 2 मोल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। N मोल अगर ट्राई एटॉमिक टूटता है तो हमारे पास 3 मोल मोनो एटॉमिक बनेगा, और अगर N मोल ट्राई एटॉमिक टूटता है तो कितना डायटोमिक बनेगा? तो 3N/2 बनता है। कैसे बनता है? मान लेते हैं इसके N1 मोल थे और इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल है जिनको 2 मॉलिक्यूल में जाना है N2 मोल के, तो N2 निकालना हम चाहते हैं तो N1 3/2 नीचे आ जाएगा। और फिजिक्स के अंदर एक अगर सीखना चाहते हो एक सही तरीका बताता हूँ तुमको, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूँ तुमको। तुम्हें मार्क्स लाने से मतलब है, ठीक है ना, PhD करने से मतलब नहीं है। चुपचाप ये आता है रट लें, तो टीचर को भी कंफ्यूजन होती है भाई, वो बस बता के आगे निकल जाते हैं। तो समझना क्या है, नहीं PhD करना है, बस इसको रट के काम हो जाता है। रट लो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बनने चाहिए, तुमको मालूम हो जाता है ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें होती है, मार्क्स लाना है लास्टली। समझदारी बनने के चक्कर में आपने बहुत ईयर्स वेस्ट कर दी है, PhD नहीं करना होता है। AGT जान लो, जैसे मान लो ये जो होता है हमने निकाला है, ये AGT याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आएंगे हमें बनाने, PYQ में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सॉरी, ये मीन फ्री पाथ का पूछते हैं। मीन फ्री पाथ जो मैंने बताया ये भी इनफेक्ट वो भी डायरेक्टली निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली आया है, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। तो समझो ये बात को। आगे बात करते हैं, हमारे पास वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है। अगर कोई पूछे कि मान लो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आया टेस्ट के अंदर कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में भी आता है। आगे हम बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो स्टैंडर्ड हम जानते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं हम, ठीक है ना। और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है इसको अपन बोलते हैं 0.0821, इसको अपन बोलते हैं 1/12, इसको बोलते हैं 25/3, और ये 2 कैलोरी पर और ये जो होता है ATM लीटर होता है, ATM लीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन आता है। यहाँ पे ये एनर्जी का यूनिट होता है, कोई खास बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, ये AGT आपको याद होना चाहिए कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है ना, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है ना सर, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है 1/3 Mn और VRMS जो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो फिर से मैं लिखता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है ना, प्रेशर ऑफ गैस सर PV इक्वल टू NRT से भी निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मान लेते हैं कि यहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन कर कुछ प्रेशर इसमें लगाया गया, गैस के आपस के बीच में जो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है सिंपल 1/3 इंटू M इंटू N V स्क्वायर होता है। यहाँ पे VRMS लेते हैं, ये होता है नंबर डेंसिटी जो मैंने तुमको बताया था। N को बोल सकते हैं N/V। तो वही चीज को अगर हम यहाँ पे करें तो MN/VRMS का स्क्वायर, इसको अपन नंबर डेंसिटी बोलते हैं, N/V बोल सकते हैं, URMS होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक बात बताओगे तुम मेरे को कि हम एक मॉलिक्यूल का मास इंटू N मॉलिक्यूल है तो इसको हम कैपिटल M बोल सकते हैं, टोटल मास बाई वेलोसिटी इंटू VRMS। और यहाँ से हम VRMS निकालना चाहते हैं तो 3V को हम उधर भेज देंगे
और m को नीचे भेज देंगे, रूट अंदर आ जाएगा, और इसी v को अगर नीचे बोलेंगे तो मास में वेलोसिटी डेंसिटी आ जाता है p/d, और p/d से आगे के सारे फॉर्मूला आ जाते हैं। यानी हम ये बोल रहे हैं कि प्रेशर अब कैसे आगे हम VRMS वगैरह सब फॉर्मूला देखते हैं तो आ जाता है, ये आ जाता है, उससे ही आता है। और इनफेक्ट इससे ही आगे देखोगे तो ये चीज़ को भी फील कर सकते हो कि मान लेते हैं अगर एक बार को कि 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है तो ये Na होगा, Na पार्टिकल्स होंगे, तो Na इंटू m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, मोलर मास बनेगा। तो यहाँ पे मोलर मास हो गया। और मान लेते हैं तो यहाँ पे हमने देखा m पार्टिकल है और Na है, तो ये मोलर मास हो गया। तो हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m, ये m हो गया है, v स्क्वायर है, तो हाफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 2 हो जाएगा, और ये पूरे को हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये भी जो है उसको उधर भेज दिया, तो पीवी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी 1 मोल का है, और काइनेटिक एनर्जी को ही लिखना चाहते हैं अगर हम तो 3/2 उधर भेज देंगे। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर, और पीवी को बोल सकते हैं nRT, n 1 मोल के लिए है तो RT हो जाता है। और ये चीज़ तो हम तुमको पहले ही बताई डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, कि RT के साथ भी देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मोनोएटॉमिकली निकाले तो 3 हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिकली हम ये चीज़ को फील कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2, पीवी बोल रहे हो 3/2, RT बोल दे रहे हो, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है ना, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। समझ में आता है, समझ में आता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल देंगे हम एनर्जी डेंसिटी, बताओ कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम ले लो, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, RT को ही अपन पीवी बोल सकते हैं, ये चीज़ मैंने तुमको फील करा दिया उधर से ही, और पीवी जो RT रिप्लेस कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हमने निकाला था मतलब प्रेशर बाई डेंसिटी, तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ता है, यानी इस पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई पूछे VRMS प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, हाँ रूट अंडर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है VRMS। और हर एक फॉर्मूला के अंदर देखोगे रूट टी आ रहा होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज बता रहा हूँ, प्रेशर बाई डेंसिटी से इधर तक कैसे पहुंचते, तो वही चीज यूज कर लेते, बस PV इज इक्वल टू nRT या रो इज इक्वल टू PM/RT को रिप्लेस करके आराम से आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो तुमको समझ में आता है। और आगे हम बात करते हैं हमारे पास, अब बताओ VRMS क्या होता है। तो मैंने तुमको बताया सर, VRMS जो होता है वो होता है हमारे पास √3 RT/m होता है। और अगर हम इसको ही लिखना चाहें तो R को मैंने तुमको बताया था, अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम बोल देंगे √3 R से K T कर लेंगे। और अगर हम यहाँ पे K कर रहे हैं तो नीचे में मोलर मास की जगह मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ध्यान देना kg के अंदर लेते हैं, और ये मास ऑफ एक मॉलिक्यूल स्मॉल m है, ये मोलर मास है कैपिटल M से जो है, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स इसको mm कर सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो भी आपको क्लियर रहेगा। VRMS 3 लेक्चर है तो याद रखोगे 3 से, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल में 2 है तो 2 होता है, और ये 2 पॉइंट कुछ करके आता है, इसलिए हम बोलते हैं राम होता है ऑर्डर इसका, या और इससे कम ये होता है। और 8/पाई होता है ये हमारे पास, 8/पाई वही KT स्मॉल m RT कैपिटल M, और P/D वही होता है P/D, यहाँ पे बस 8/पाई यहाँ पे √2 हो जाता है, बाकी सारे फॉर्मूला वही सारी चीज़ें, एक दे देगा, एक पूछेगा, रेशियो पूछेगा, यही सारी चीज़ें पूछते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है ना सर, फ्री एक्सपेंशन है उसमें वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि किसी पिस्टन के अगेंस्ट हम थोड़ी काम कर रहे हैं हम लोग। फ्री एक्सपेंशन में कभी भी देखोगे वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, और इसमें कोई हीट तो दिया नहीं है, कोई हीट तो दिया नहीं है, तो डीक्यू भी जीरो होगा, कोई पिस्टन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। पहले मान लेते हैं इसके अंदर P1 V1 T1 था, यहाँ पे हमने मतलब बंद किया हुआ था वैक्यूम में, इधर खुद एक्सपेंड करता है, तो आपने बताया वर्क डन जीरो है, ये हमने मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख दिया, DQ इज इक्वल W + DU, तो वर्क डन जीरो है, ह्यूमन हमें दिया नहीं है, तो DU जीरो है, और DU जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है। यानी फ्री एक्सपेंशन जो होता है हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन इज लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ जाओ दोबारा एक बार को जल्दी में फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने तो बताया कार्नोट प्लस ब्लूटूथ, यहाँ पे प्रेशर ऑफ जो गैस लेते हैं वहीं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा गैस का खुद का, तो वॉल्यूम होता नहीं है। यहाँ पे केवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/N होता है, Na इज इक्वल टू 6, ये तो तुम मालूम ही है 6.023। मोलर मास जो होता है एक मोल का मास इंटू Na, मोलर मास जो होता है एक का मास इंटू Na। ऑफ कोर्स लेम्फर्ट रियल गैस आइडियली बिहेव करता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर तुम मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस 273 प्रेशर 1 atm होता है, ये छोड़ देना, ये निकालने का तरीका तुम मालूम है, वहाँ पे एक को कांस्टेंट में निकालते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकलने को बोलते हैं। एवोगाड्रो है तो सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नंबर ऑफ मोल होते हैं, एक मोल का जो होता है वॉल्यूम 2.4 लीटर होता है। डेंसिटी जो होता है प्रधानमंत्री भाई राष्ट्रपति, यहाँ पे स्मॉल m और k कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। इसी का एक फॉर्मेट होता है हमारे पास n कैविटी, ये ध्यान रखोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये n कैविटी, nRT था, n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल होगा कैविटी। ये देखोगे हमारे पास R/P का जो ग्राफ बनाते हैं, आइडियल गैस के लिए तो ये बनता है, बट रियल गैस के लिए ऐसा बनता है, पहले डिक्रीज करता है, हमारे पास प्रेशर बढ़ा रहे हैं, R पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आइडियली बिहेव करने लगता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज रियल गैस अप्रोचेस टू आइडियल गैस, और लैम्प हट पे तो आइडियल होता ही है। आगे हमने तुमको ये बताया था कि हमारे पास V एवरेज जो होता है वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन या इक्वल होता है हमारे पास VRMS के,
ऐसे चैप्टर में ये काम आएगा तुमको। रूट मीन कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल ये सही होता है मैंने तुमको बताया। एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने तुमको बता दिया, V1 V2 बाई एन। और VRMS कैसे निकालते हैं, पहले स्क्वायर ले लो, फिर मीन करो और फिर रूट लगाओ, तुमको बता दी। एवरेज वेलोसिटी, कोई भी चीज़ अगर रैंडम मौसम है उसका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो जीरो ही आएगा। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है। काइनेटिक थ्योरम कैसे सिंपल, देखो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, एन के ऑर्डर में होते हैं, और हमारे पास वो रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड उनके बीच में इंटरेक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है। मतलब उनके बीच में टोटल एनर्जी होता है वो बस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और साथ में वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, और उनके बीच में हमारे पास फोर्स प्रोटेक्शन होता है, रिपल्सन जीरो होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, एंड कोलिजन बिटवीन जो होता है देम इज टोटली इलास्टिक इन नेचर, परफेक्टली इलास्टिक होता है बिटवीन देम एंड बिटवीन द वॉल्स, और इसीलिए हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होता है उनके बीच में कंजर्व रहता है इन द कोलिजन, नॉट ड्यूरिंग द कोलिजन। और डाल्टन ने बता दिया जो प्रेशर वही हमारे पास मोल लेंगे यहाँ पे, जो जिस गैस का प्रेशर उसका ही यहाँ पे मोल लेते हैं। मिक्सचर तो यहाँ पे मिक्सचर का ले लेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर मैंने तुमको ये बताया कि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे एन भी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेलोसिटी बाई वेलोसिटी। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ देखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेलोसिटी बाई वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है, फिर एवरेज और आरएमएस सबसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। और हमारे पास देखेंगे टेम्परेचर और बढ़ाने पे क्या होता है हमारे पास ग्राफ। सबसे पहले तो चीज़ देखो कि इसके अंदर एरिया जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को बताता है कितने पार्टिकल है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पे इन थोड़ी चेंज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़ी चेंज आएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ग्राफ फैलती है, ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेच करता है तो आगे और नीचे जाता है। तो इसके अंदर ये T3 कम है, देन T1 देन T2, समझ में भी आता है। बहुत सिंपल सी बात है। आगे मैंने तो बताया मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। और यहाँ पे हमारे बोल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ से एक PYQ है कि भी एवरेज जो होता है मीन फ्री पाथ बाई टाइम, वही रिलैक्सेशन टाइम ले लेते हैं। ये तो चीज़ तुमको बता ही दी कि हमारे पास होता है √2 पाई NdS स्क्वायर। और ये डायरेक्ट एज इट तुमको याद होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, बस एज इट इज रट लो। ये कहीं कुछ डेरिवेशन नहीं है इसका, बस जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायमीटर जो होता है, डायमीटर बढ़ा रहे हैं मीन फ्री पाथ कम होगा। और नंबर डेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास नंबर पॉइंट वॉल्यूम है, बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास उससे भी मीन फ्री पाथ कम होगा। तो ये चीज़ हमारे पास दिख भी रहा है, हमारे पास होता है ऑफकोर्स। और इसको हम चाहे रिप्लेस करना तो एन बाई भी हम निकालते हैं यहाँ से, PV इक्वल टू एन के BT से। तो एन बाई भी को रिप्लेस करेंगे तो प्रेशर KBT डायरेक्टली टेम्परेचर फैलता है तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा मीन फ्री पाथ, समझ में आता है। मिक्सचर अब कैसे अगर टेम्परेचर मिक्सचर का पूछे N1 F1 प्लस N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बाई N1 F2 N1 F1 प्लस N2 F2। और ये हमेशा ध्यान रखना डायमेंशनल ऐसा फॉर्मूला हमेशा सही होता है, और ऐसे क्या कोई फॉर्मूला डायमेंशनल सही होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पर अगर केस बोल दे कि सेम ईयर है तो ये काट के और रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करके P1 V1 प्लस P2 V2 से, कोई खास बात नहीं है। वो अगर गामा मिक्सचर का पूछता है तो 1 प्लस और 2/F मिक्सचर होता है N1 F1 प्लस N2 F2 N1 प्लस F2। और ऐसे CP और CV का भी निकाल लेते हैं। अगर N मोल ट्राइटोमिक के मोनो में जा रहे हैं तो 3 बनेंगे, अगर डायटोमिक के जा रहे हैं मोनो में तो 2 बनेंगे, और ट्राइटोमिक डायटोमिक जा रहा है तो 3N/2 बनेगा, 3N/2 बनेगा। कैसे बनेगा तुमको बता दिया था। N2 मोल इसका निकाला जाता है तो 3N1/2 छोड़ा जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं हमारे पास कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है, डायरेक्ट याद रखोगे हमारे पास ऊपर गैस कॉन्सेंट्रेशन तुम मालूम है, डेंसिटी जो होती है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। देखो प्रेशर ऑफ गैस जो होता है Mn VRMS स्क्वायर होता है, और इसी को लिखना 1/3 आता है, यहाँ पे 1/3 आता है। और ये चीज़ को हम निकालना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं VRMS को, डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम निकालना चाहें तो इस चीज़ को भी फिल कर सकते हैं। हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, आता है, फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, मालूम है, सॉरी हाँ, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है। तो VRMS जो होता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली में टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास VRMS आराम से याद रख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा होता है। देन एवरेज, देन मोस्ट प्रोबेबल 3 है, 3 आता है, इसमें 2 है, 2 आता है, और इसमें 8/पाई दोनों के बीच का आ जाता है। कोई खास बात नहीं। यहाँ पे मोलर मास होता है kg के अंदर लेते हैं, और ये हमारे पास होता है K के अंदर हमारे पास स्मॉल एक मोलिक्यूल का मास, ये 1 मोल का मास मोलर मास होता है। और प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ती है, कोई खास बात नहीं। आगे मैंने फ्री एक्सपेंशन के बारे में तुमको बता दिया। फ्री एक्सपेंशन के बारे में तुमको क्या क्या बताया मैंने, फ्री एक्सपेंशन के बारे में तुमको ये बताया कि हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है, पिस्टन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन जीरो है, हमारे पास हीट तो दिया नहीं था, यानी DU जीरो होगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोल सकते हैं। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। वही चीज़ मैंने बोला, फ्री एक्सपेंशन जो होता है इज लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ये खुद एक्सप्लेन करना चाहता है, फ्री एक्सपेंशन होता है वो लाइक आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोल सकते हैं। खास बात, कोई खास बात नहीं है। चलो बाय।